चलिए दोस्तों, तो आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में आपने बहुत पहले से हमसे कहा है कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें आप ये पहचान सकें कि किस प्रकार से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें जो पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको कैसे पहचाना जाए। आपने कई बार ये कमेंट बॉक्स में कहा है और मैंने बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स इसके दिए हैं, परंतु आज मैं काफ़ी अच्छे से कोशिश करूँगा, एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व कराऊँगा और आपको समझाऊँगा कि किस तरह से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको पहचानें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप कोई सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इनको पहचानना चाहते हैं, 100% श्योर होना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहला नंबर, सबसे पहले आपको जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से इंटरजेक्शन तक जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों, उसकी डेफिनेशन आपको 100% याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कि आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट। परिभाषा जब आप याद कर लेंगे, डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और उसको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर 1 मिनट लेकर के आपको ये और बताऊँगा कि यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूट्यूब पर अपलोड मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब का कौन सा पार्ट है। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लास्ट में जो है उसका लिंक आपको यहाँ दे दूँगा वीडियो में। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जनरली, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। जनरली सब्जेक्ट का काम कोई एक नाउन, ठीक है, नाउन जनरली कह रहा हूँ, और प्रोनाउन करता है सामान्यता। ऐसे ही इधर भी नाउन और प्रोनाउन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए एडजेक्टिव जो होता है, क्योंकि आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होगा, इन बातों को समझ लीजिए, जल्दी से वीडियो को स्किप मत करिएगा। इनको समझ लेंगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जनरली एडजेक्टिव, देखिए जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताऊंगा कि कहाँ क्वेश्चन बनता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, सामान्यता, ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन से आपको स्पष्ट हो जाएगा। नाउन और प्रोनाउन, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब
किसको क्वालिफाई करता है? तो चूंकि आपको जनरल भाषा में आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आ जाता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब अपने विस्तृत क्षेत्र में दोस्तों एडजेक्टिव, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और सच कहूं तो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे नहीं होती कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी नहीं होती जिसको ये क्वालिफाई नहीं करता है। तो बेसिकली ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। ये जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस आपका करा रहा हूं, और एडवर्ब को। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, थोड़ा सा फोकस उधर भी आपका करना चाहूंगा। देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा नाउन में और एडजेक्टिव में। कहाँ कंफ्यूजन होगा कि ये नाउन है या एडजेक्टिव? तो इसका भी मैं एक सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। यहीं पे उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो दिया हुआ वर्ड है दोस्तों, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो दोस्तों आप तुक्का लगाएं, वो बात अलग है, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो गिवन वर्ड है उसका मीनिंग 100% आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। अब मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूँ कैसे आप नाउन और एडजेक्टिव को पहचानेंगे। कोई वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुअर। हमने एक वर्ड ले लिया, हो सकता है दोस्तों, हो सकता है क्या, ये आपको पता ही होगा मीनिंग क्या है इसका। मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ इजी कि आपको समझ में आए कैसे हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है, और 100% काम करती है। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जिस पे ये काम नहीं करेगी। अभी तक मेरे सामने तो आया नहीं है। तो पुअर है, अब हमको नहीं मालूम कि ये एक नाउन है या एडजेक्टिव है। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके बाद में अपने पास से आप गर्ल या बॉय प्लेस कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एक शब्द लगा दीजिएगा, गर्ल या बॉय, जो आपको पसंद हो वो आप लगाएं। और फिर देखिए क्या ये वाला जो शब्द है, ये शब्द, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है या नहीं। पुअर गर्ल, लड़की कैसी है? गरीब। ध्यान दीजिएगा, गरीब। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई, अगर ये जो दिया हुआ शब्द है ये गर्ल या बॉय को क्वालिफाई करता हो तो समझ लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है। अगर क्वालिफाई ना करे, उसके बारे में कुछ नहीं बताए, तो समझ लीजिएगा कि ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक, और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है। एडजेक्टिव और नाउन में हमेशा ये ट्रिक आपकी काम करेगी। मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगला कंफ्यूजन कहाँ होता है उसको समझें। देखिए, अगला जो कंफ्यूजन है दोस्तों वो आपका होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में। ये आपको देखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि एडजेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन पे आप फोकस रखें कि एडजेक्टिव साधारणतः नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, यानी अगर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो साधारणतः एडजेक्टिव होगा।
अब बात करते हैं एडवर्ब की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एडवर्ब जो होता है वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, परंतु पर्टिकुलर रूप में ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमको देता है। ठीक है, अब याद ये रखिएगा, देखिए एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो। एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्वेश्चन आता है, वहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। क्वालिफायर जो है वो हमें ज़रूर समझना है कि भाई क्वालिफाई किसने किसको किया है। ठीक है, अगर एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है तो वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, और एडजेक्टिव है तो वो किसके बारे में। अगर आप डेफिनेशन से इस बात को समझ लेंगे तो ये बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न है आपका वो आपका बनता है एडवर्ब और प्रीपोजिशन में। एडवर्ब और प्रीपोजिशन में आपका कन्फ्यूज़न बनता है, क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक है आफ्टर, ये यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। प्रीपोजिशन दो पदों के बीच में संबंध बताता है, नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है, ये आपको बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब एक लास्ट पॉइंट में जो आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर आपको फोकस करना है और समझना है। देखिए, ये जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं ये आपको समझने हैं, तैयार करना है। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जनरली मीनिंग पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव का पता आप बॉय या गर्ल लगा करके कर सकते हैं। इसके बाद हम जो रेन एंड मार्टिन की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हम ये कर पा रहे हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन सभी पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए एक तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, ये एक शब्द की बाह्य पहचान है कि भाई बेसिकली जो वर्ड है, एक सेंटेंस में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं बहुत सरल शब्दों में इसको कह रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको ग्रामेटिकल वे में अलग तरीके से कह सकते हैं। उन सभी शब्दों की जो वास्तविक स्थिति है वो किस रूप में है। एक तो हो गया कि भाई ये नाउन है तो नाउन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउन है, वर्ब है, ठीक, और प्रोनाउन है, इस तरह से। एक तो होता है कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों कि है तो वो नाउन, लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसका वर्क क्या है, यहाँ पर किसको वो क्वालिफाई कर रहा है। मतलब जो वर्किंग पोजीशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है तो नाउन, लेकिन सेंटेंस में रोल प्ले कर रहा है एडजेक्टिव का, तो वो नाउन नहीं कहलाएगा दोस्तों, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। मीन्स यू हैव टू लर्न द फंक्शन ऑफ ए वर्ड, नॉट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। आपको फंक्शनल जो ग्रामर है, फंक्शनल जो सेंटेंस है उस पर देखना है कि भाई इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका कार्य क्या हो रहा है। ये 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सेंटेंस लेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, और आप चाहें तो मेरे साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस ये है, यहां पर दिया गया है दोस्तों स्टिल। आपको बताना है कि स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है
कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है कि नाउन है। अब देखिए मैंने कहा है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, साधारणतः ध्यान रखिएगा, ये रूल फॉलो होता है, यानी कि आप हमेशा राइट हैंड से काउंट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले नाउन, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, ठीक, और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा दूसरा एडवर्ब। ये एक जनरल रूल है, एक नियम है, एक स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन आप हमेशा राइट से काउंट करें और लेफ्ट की ओर चलते चले जाएं। कोई भी 2 जोड़े 3 जोड़े इनमें से बन सकते हैं। हो सकता है स्ट्रक्चर में आपको ये वाले 2 जोड़े मिल जाएं, राइट से आपको काउंट करना है, ये वाले 2 जोड़े मिल जाएं, या इन तीनों का एक जोड़ा बन करके मिल जाए, ठीक, समझ रहे हैं, या इस तरह से ये 2 जोड़े मिल जाएं एडवर्ब प्लस एडवर्ब का, या इस तरह से आपको 3 मिल जाएं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा आपको इधर से चलना है, 1 2 3 और 4। दोस्तों ये चीज़ ना कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ जो जिनको मैंने अप्लाई किया है और ये कभी भी मैं फेल नहीं हुआ इनको करने में, वही मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अब बात कर रहे हैं स्टिल, तो ये हमसे जो शब्द है ये पूछा गया है। अब ठीक क्या करें, हम इसके राइट साइड में आ जाएं। यहाँ क्या दिया है, वाटर्स। अब हमको ये देखना है ये वाटर्स क्या है। देखिए पहली बात तो वाटर का प्लूरल नहीं बनता है ना। वाटर जो शब्द है ये इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर वाटर का प्लूरल बनाया हो एस लगा करके, तो इसका मतलब तालाब से, नदी से, झरने से होता है, ठीक है। स्टिल वाटर रन डीप। अब देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो है दोस्तों, ये क्या है, वाटर, तालाब से अगर हम इसको ले लें तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि ये एक नाउन है, ठीक। अगर हम इसको पानी से अर्थ ले लें, मान लीजिए हम इसको पानी से अर्थ ले लेते हैं इसका कि वाटर, वाटर ले लेते हैं यहाँ पर, तब भी ये आपको मालूम है कि ये एक नाउन है। ध्यान से समझिएगा, ये एक नाउन है। अब कहाँ क्या जा रहे हैं, स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, पानी की स्थिति बताई जा रही, पानी के बारे में बताया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ जो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था, इसमें आप राइट हैंड साइड से काउंट करें। राइट हैंड साइड वाला वर्ड कौन सा हो गया, जो आपसे पूछा जा रहा है उसके एक कदम आगे बढ़ जाइए और देखिए कि ये वाला शब्द क्या है। ये क्या है, एक नाउन है। तो साधारणतः मैंने रूल आपको बताया कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एडजेक्टिव। दोस्तों मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं। स्टिल माने ठहरा हुआ, वाटर्स माने पानी, पानी से आप ले लीजिए, वैसे तालाब से, पॉन्ड से मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्ट्रक्चर जरूर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए फिर से इन्होंने स्टिल का प्रयोग किया है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई बताइए स्टिल की क्या क्या स्थिति है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है कि नाउन है। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ खुद भी इस अभ्यास को करें ताकि आप समझें। अब देखिए क्या कहा है, ही स्टिल लीव्स। हमने कहा था कि आप राइट साइड से चलिएगा, तो राइट साइड से आप चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिला लीव्स, ठीक है। इन द हाउस, तो ये आपको मालूम है, मैंने कहा था मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लिव्स माने रहना, रहना। अब आपको डेफिनेशन याद आ गई होगी तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, एक वर्ब है। ध्यान से समझिए, ये क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई क्या करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पर स्टिल जो है वो एक एडवर्ब है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टिल क्या है? एडवर्ब है। मैंने कहा था कि आप शब्द पर ना जाएं, बल्कि उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है दोस्तों, उस पर आपको फोकस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटेंस देखेंगे और देखते ही शब्द देखेंगे और सीधे बताएंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। परंतु मैं ये कहूँगा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप उसका फंक्शन देखिए कि वो सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया, ही स्टिल लिव्स, वह अभी भी रहता है, ठीक है, अभी भी रहता है, तो रहने को बता रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा डाउट है तो आप और इसको 100% श्योर कर सकते हैं। कैसे? ज़रा ये आप समझिए। आप इस तरह इसको श्योर कर सकते हैं, आपको ये पता लग गया कि भाई ये एडवर्ब है, आपने जनरली सोच लिया, तो इसको और मजबूती देने के लिए आप ये देखिए कि कौन सा एडवर्ब है। इसके लिए आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब पता होने चाहिए, ठीक है। स्टिल टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जब आपको ये पता लग गया कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है दोस्तों, तो ये बात तो अपने आप ही कंफर्म हो गई कि दिया गया शब्द एक एडवर्ब है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है क्या? आफ्टर। मैंने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। देखिए अगर आप प्रीपोजिशन की बात करें तो आपको पता होगा कि दो पदों यानी जो वर्ड्स हैं उनके बीच में ये संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है दोस्तों कि वर्ड्स के बीच में जो नाउन है उनके बीच में उनको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द स्टॉर्म कम्स द काम। अगर हम इस तरह से पढ़ें तो वो कहना चाह रहे हैं आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद, स्टॉर्म के बाद कम्स द काम, क्या आता है? शांति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आफ्टर क्या है, तो आफ्टर एक स्टॉर्म को, ध्यान दीजिएगा, स्टॉर्म को जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है किसके बीच में? ध्यान दें, किसके बीच में? कम्स के बीच में, कि स्टॉर्म के बाद जब पदों में संबंध स्थापित करता है दो पदों के बीच, तो हमेशा वो शब्द जो होगा दोस्तों वो प्रीपोजिशन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इस बात को समझिए। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से उन्होंने वही शब्द दे दिया है दोस्तों, और यही आपके साथ हुआ था पिछले एग्जाम में। वहाँ पर मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि आपके साथ ROUND ये वर्ड दे दिया था और आपसे बार बार उसको अलग अलग पोजीशन में रख के आपसे पूछा गया कि ये क्या है। तो वहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग तीनों जगह उसका काम अलग अलग था, इसलिए उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी वहाँ पर बदल गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट। अब देखिए इफेक्ट्स क्या है दोस्तों? इफेक्ट्स एक नाउन है। साधारणता में बात कर रहा हूँ कि इफेक्ट क्या है? एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्या? बाद, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, आपको फंक्शन पे वर्क करना है, फंक्शन समझना है, आपको डायरेक्ट शब्द के ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ एडजेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के 2-3 वीडियोस लाऊंगा। एक आज आपको मिल रहा है, आगे आपको वीडियो मिलेगा, तो ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से यहाँ पर कहा गया है द अप ट्रेन। अप ट्रेन, अप ट्रेन क्या है दोस्तों?
एक नाउन है ना, एक नाउन है। और मैंने जनरल रूल, देखिए मैं बता रहा हूँ, जनरल रूल मैंने कहा है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम ये फॉलो होता है। परंतु अगर कोई ये कहने लगे सर आपने तो ये बताया था और इस वाक्य में फॉलो नहीं होता, तो 100% नहीं होता है कोई भी रूल फॉलो। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या कहें, अप ट्रेन, अप ट्रेन, इस अप ने क्वालिफाई किया किसको, ट्रेन को। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, वैसे जनरली अप और जो डाउन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रीपोजिशन होता है। और कुछ लोग निशान भी लगा देंगे बड़ी झट से देख करके कि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि आप उसकी फंक्शनिंग को देखिए कि यहाँ पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, और ट्रेन एक नाउन है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें साथ में, और अगर आपके आंसर गलत जा रहे हों तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इट वेज अबाउट अ पौंड, देखिए क्या कहा गया है, इट वेज अबाउट अ पौंड। अब समझिए, आप अपने आप से आप देखिए, और बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस है। और मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, आप मुझे बताइएगा और बाद में मैं देखूंगा कि किसने क्या कमेंट किया है। ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है और नाउन है, बताइए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए, इट वेज अबाउट अ पौंड, ये वेज जो है ये दोस्तों है वर्ब। ठीक है, अब अबाउट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है लगभग, लगभग। ठीक है, तो इट वेज अबाउट अ पाउंड, लगभग क्या है, 1 पाउंड का है। तो किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये मात्रा को बता रहा है। और आपको पता होना चाहिए, क्रिया की मात्रा को बताने वाला शब्द जो है वो दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, क्रिया की ओर क्रिया को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, वे क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई किया तो किसने किया, अबाउट ने, और अबाउट क्या है, मात्रा की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक एडवर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। इसका अभ्यास आपको जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, कि अभ्यास के बिना काम नहीं बनता है। देखिए, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब देखिए, मुझे बताइए यहाँ पर ये अबाउट जो दिया गया है ये क्या है। ठीक है, बताइए, मैं वेट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पर ये ऑल और बैटल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ही टोल्ड अस, उसने मुझको, हमको बताया, क्या बताया, ऑल अबाउट द बैटल, बैटल के बारे में। ठीक है, ऑल सब किसके बारे में, बैटल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑल और बैटल को कनेक्ट कर रहा है, और दो पदों को कनेक्ट करने वाला वर्ड प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हुआ दोस्तों सी, प्रीपोजिशन। अभी जो लोग पहली बार इन चीज़ों का अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों, तो बड़ा उलझन में पड़ जाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास करते करते चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, देखिए यार्ड ऑफ मी, आपसे पूछा गया है कि ऑफ क्या है, आपको बताना है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, और बड़ा ही सरल है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है ऑफ एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या नाउन है। तो देखिए सिंपली
हम देखते हैं कि ए यार्ड ऑफ मी, यार्ड ऑफ मी, इन दोनों पदों के बीच में ये संबंध बता रहा है। दो पदों के बीच में, दो वर्ड के बीच में जो संबंध बताता है साधारणतः वो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो यार्ड ऑफ मी स्थिति का बोध करा दिया, तो ये प्रीपोजिशन है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? केम ऑफ। देखिए, कई बार जो सेंटेंस होता है उसमें एंडिंग जो है वो प्रीपोजिशन से होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो प्रीपोजिशन से एंडिंग हो रही है तो वर्ड जो है वो हमेशा ही क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कई बार उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो केम ऑफ क्या बताया जा रहा है? केम ऑफ, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर इज एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, कि मुस्लिम जो लोग हैं वो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान। तो व्रत, अब देखिए कैसा शब्द है व्रत, आप समझ गए होंगे इतनी जल्दी, बहुत जल्दी आपको क्लियर हो गया होगा। मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। देखिए, फास्ट यहाँ पर व्रत जो है, व्रत से मतलब नहीं है दोस्तों, बल्कि वही जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फास्ट से अभिप्राय व्रत रखने से है, और रखने की जैसे ही ना शब्द आ गया, ना वर्ण आ गया लास्ट में, तो इससे पता चलता है कि दिया गया जो वर्ड है वो एक वर्ब है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, वर्ब। अभी आगे चलते हैं, फिर से वही सेंटेंस उसी तरह का, अच्छी प्रैक्टिस है दोस्तों ये, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही केप्ट द फास्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर जरूर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। साधारणतः ये जो स्ट्रक्चर है ये नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है। सब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन और प्रोनाउन मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जनरली और नाउन और प्रोनाउन मिलेगा। याद रखिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, ये रहा आपका वर्ब, और सीधे सीधे कहा जा रहा है क्या? द फास्ट फॉर ए वीक, एक महीने के लिए व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये एक नाउन है दोस्तों। आंसर हो गया इसका डी। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को स्पष्ट करते हुए मैं आपको वीडियो दूँ। ही इज़ ऑन द कमेटी। देखिए, इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, कहाँ? कमेटी से इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, कमेटी से जब जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आप अपने आप समझ गए होंगे, इतना कहने पर ये ऑन जो है ये क्या हो गया दोस्तों? प्री पोजीशन हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है आपको? नहीं हो तो मुझे बताइएगा। लेट अस मूव ऑन। देखिए, फिर से वही बात, लेट अस मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ गए होंगे आप? क्या है दोस्तों ये बताइए, कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, ये एक एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होगा मैक्सिमम टाइम्स। नेक्स्ट लेते हैं, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। दोस्तों, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। क्या कहा जा रहा है? देखिए,
सिट डाउन, बैठ जाइए, एंड रेस्ट अ वाइल, और आराम कर लीजिए। कहाँ? अ वाइल, थोड़ा सा, कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्या है? वर्ब है दोस्तों, रेस्ट, आराम करना, ठीक है। और वर्ब के बाद क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट जनरली मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जनरली जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। और रेस्ट अ वाइल, थोड़ा सा, थोड़े समय की, क्षण की बात हो रही है, कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए, आराम कर लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? आप क्लियर करें और अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों को समझते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेस्ट वाइल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो ये आपका बन जाता है एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, ये एक नाउन है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दो पदों, दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित कर देता है क्या? प्रीपोजिशन, स्थिति का बोध करा देता है। लेकिन साथ में कंजक्शन जो आपने पढ़े होंगे, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्लोजेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए और दो तरफ वाक्य हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? एक कंजक्शन है। एक तरफ कहा जा रहा है आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, तो यहाँ भी ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का हमको मिल जाता है, यहाँ भी दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन होता है। बेसिक मैंने आपको बात बता दी, डेफिनेशंस जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वाइल अवे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वाइल जो है वो क्या है, ठीक। अब ये बहुत ही टफ होगा आपके लिए समझना, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे इस पे कि भाई वाइल क्या है। लेकिन अगर मेरी बात को थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे, मीनिंग आप इसका निकालेंगे और ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आपको इसको समझने में सरलता होगी। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स। अब आपको ये स्पष्ट कर दूं कि वाइल अवे क्या है। ये एक दोस्तों फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अच्छा समय व्यतीत करना, अच्छा समय व्यतीत करना, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है? वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वर्ब से बनेगा, वर्ब का कार्य कर रहा है। ये पूरा मिलकर के क्या कर रहा है दोस्तों? एक फ्रेजल वर्ब बना रहा है। और वर्ब बना रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये एक वर्ब है। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी जब उन्होंने खुद से अभ्यास किया होगा, लेकिन अभी ये स्पष्ट हुआ होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने की कुछ सरल तरीके बताए हैं। इन रूल्स को फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके 3 से 4 वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें आप इनका अभ्यास करेंगे और इनको समझेंगे।